अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आज भी हमारे इस आरजी स्टूडियो से जो घर में बनाया गया है, ये बुलेटिन आपके लिए पेश किया जा रहा है। पहले आज की अहम खबरों के सुर्खियाँ। अफगानिस्तान में कायम अमरीका के एक फौजी अड्डे पर दाइश के शिद्दत पसंदों ने रॉकेटों से हमला किया है। सऊदी अरब की क़यादत में यमन में जंग लड़ने वाले फौजी इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे पर 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का ऐलान किया है। आलमी मालियाती फ़ंड पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निमटने के लिए आइंदा हफ्ते 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का इजाफी कर्ज देगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 4,400 से बढ़ गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 15 लाख जबकि हलाकतों की तादाद 88,000 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस में मुब्तला बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन बदसूर इंतहाई निगहदाश्त में हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। अफगानिस्तान में कायम अमरीका के एक फौजी अड्डे पर दाइश के शिद्दत पसंदों ने रॉकेटों से हमला किया है। बगराम एयरबेस पर जुमेरात को 5 रॉकेट फायर किए गए। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद नेटो मिशन का कहना है कि हमले में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नेटो इत्तेहाद के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में बगराम एयरबेस पर रॉकेट हमले की तस्दीक की गई है। दाइश ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बयान में कहा गया है कि दाइश के जंगजुओं ने बगराम एयरबेस पर उतरने वाले एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए रॉकेट फायर किए। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि वो इस हमले में मुलव्वस नहीं हैं। सऊदी अरब की क़यादत में यमन में जंग लड़ने वाले फौजी इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे पर 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का ऐलान किया है। कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी इत्तेहाद ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ जंग बंदी का ऐलान यकतरफा तौर पर किया है। जंग बंदी की मुद्दत का आगाज जुमेरात से हो रहा है, जबकि इसकी मुद्दत 2 हफ्ते मुकर्रर की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के यमन के हवाले से खुसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफिथ्स ने जंग बंदी के ऐलान को खुशाइन करार दिया है। सऊदी फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि फौजी इत्तेहाद इस मौके को यमन में एक वसी और देरपा जंग बंदी के तौर पर देख रहा है। आलमी मालियाती फ़ंड पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निमटने के लिए आइंदा हफ्ते 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का इजाफी कर्ज देगा, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 5 करोड़ डॉलर्स इमदाद की मंजूरी दी है। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा टेरेसा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान को आइंदा हफ्ते कोरोना वायरस के बायस मईशत पर मनफी असरात से निमटने और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए कर्ज दिया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस खराब माशी सूरत हाल के पेश नज़र रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत IMF से हंगामी माली इमदाद की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 4,414 हो गई है, जबकि 63 अफराद वफात पा चुके हैं। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 572 तक पहुंच गई है। पंजाब में केसेस बढ़कर 2,171, सिंध में 1,128, खैबर पख्तूनख्वा में 560, बलूचिस्तान में 212, गिलगित बल्तिस्तान में 213 और इस्लामाबाद में 102 केसेस हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 28 केसेस हैं। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने दारुल हुकूमत के सरकारी अस्पतालों में बंद किए जाने वाले आउटडोर शोबाजात दोबारा खोलने का फैसला किया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शहरियों की मुश्किलात में कमी के लिए ये इक़दाम किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि अप्रैल के आखिर तक मुल्क के अस्पतालों में दबाव बढ़ने का इम्कान है। इमरान खान जो कोयटा में हैं, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बलूचिस्तान में इस वबा की शिद्दत कम होगी, लेकिन लाहौर, कराची, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के दीगर बड़े शहरों के अस्पतालों में दबाव बढ़ेगा। इमरान खान का कहना था कि 14 अप्रैल को सूबे लॉकडाउन के हवाले से फैसला करेंगे कि वो किस शोबे को खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान ने पिछले मार्च के वस्त में कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र
افغانستان کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں کو بند اور تمام دو طرفہ تجارت کو بند کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے 10 اپریل سے تورخم اور چمن کی گزرگاہوں کے ذریعے ہفتے میں 3 سپلائز بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی جاری کردہ بیان کے مطابق حکومت نے یہ اقدام افغان حکومت کی درخواست پر کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق ہر ہفتے سوموار، بدھ اور جمعے کے روز افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور دیگر تجارتی سامان سے لدی گاڑیاں تورخم اور چمن کی گزرگاہوں کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوں گی۔ وزارت خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک ٹویٹ پیغام میں افغانستان اور افغانستان کے عوام کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے سخت وقت میں تعاون اور مدد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپلائی بحال ہونے سے افغانوں کو درپیش مشکلات کم ہونے میں مدد ملے گی۔ ادھر بدھ کی صبح پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کی سرحدی گزرگاہ کے راستے دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کو سہل بنانے کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کا ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان کے وفد کی قیادت کمانڈنٹ خیبر رائفلز کرنل بلال نے کی، جبکہ کرنل تیمور شاہ نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں کی سربراہی کی۔ اس اجلاس میں وسط ایشیائی ممالک کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن اور حکمراں جماعت کے رہنما شاہد شینواری نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بحالی کے بارے میں بات چیت ہوئی اور بھارت اور پاکستان کی افواج کے حوالے سے سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 برس سے دونوں ملک متنازعہ علاقے کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر مسلسل جھڑپوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب جوہری طاقت کے حامل کرونا وائرس کی وبا کو قابو کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ سے کشیدگی کی وجہ رہا ہے، لیکن گزشتہ برس نئی دہلی نے کشمیر کی خود مختار آئینی حیثیت ختم کر دی تھی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مرکز کے ماتحت کر دیا تھا۔ اس اقدام کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد اور نئی دہلی دونوں ہی پورے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ یعنی مارچ سن 2020 میں پاکستان کی فوج نے 411 بار سرحد پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ سن 2018 کے بعد پاکستان کی جانب سے کسی ایک مہینے میں یہ سب سے زیادہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ بھارتی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ سن 2019 میں پاکستان کی فوج نے 267 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان کی فوج کے ترجمان اور شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے کبھی بھی LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا آغاز نہیں کیا۔ البتہ سرحد پر بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا جواب دیا جاتا رہا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق پاکستان کی فوج نے رواں برس بھارت کی جانب سے 705 بار سرحد پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے واقعات رپورٹ کیے ہیں۔ ادھر بھارت کی فوج کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے رواں برس 1197 بار سرحد پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے فراہم کیے جانے والے اعداد و شمار کی کسی بھی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں ہے۔ افغان طالبان نے ایک بار پھر افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ اسے بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کے لیے تمام 5000 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ طالبان کے قطر میں قائم دوحہ آفس کے ترجمان سہیل شاہین کے مطابق قیدیوں کے تبادلے میں تاخیر سمجھ سے باہر ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل شاہین نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوحہ امن معاہدے کے مطابق تمام قیدی رہا کیے جائیں۔ رہائی بغیر کسی رکاوٹ اور مداخلت کے ہونی چاہیے۔ بدھ کو افغان حکومت نے 100 طالبان قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مزید 100 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت 1200 افراد کورونا میں مبتلا ہیں اور 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ قومی اور مقامی صحت کے حکام کو خدشہ ہے کہ بہت جلد حالات بدترین رخ اختیار کر لیں گے۔ واشنگٹن میں موسم گرم ہوتا جا رہا ہے اور مقامی آبادی مشکل سے خود کو باہر نکلنے سے روک پا رہی ہے۔ سماجی فاصلے کے اصولوں کی روگردانی جاری ہے۔ ان حالات میں صحت کے ماہرین پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ کورونا وائرس کی بدترین زد میں آنے والا دوسرا شہر بن سکتا ہے۔
डीसी के मेयर मैरियल बाउजर ने पिछले हफ्ते कहा था कि मुख्तलिफ मॉडल्स ये दिखा रहे हैं कि मई या जून में यहाँ कोरोना वायरस अपने उरूज पर होगा और साल के आखिर तक 7 में से एक शहरी इस मरज के चुंगल में फंस चुका होगा। मेयर ने कहा कि अगर समाजी फासले पर अमल दरामद न हुआ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मुब्तला होंगे और हलाकतें भी बढ़ सकती हैं। और अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में मुसलसल दूसरे रोज रिकॉर्ड हलाकतें हुई हैं। हलाकतों में इजाफे कोरोना वायरस के तेज फैलाव और मरीजों की हालत बिगड़ने की रफ्तार से डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी परेशान है। न्यूयॉर्क को कोरोना वायरस का नया मरकज करार दिया जा रहा है, जहां कोरोना वायरस की मजमूई तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि बुध को मजीद 779 हलाकतें हुई हैं, जो रियासत में यौमिया हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद है। गुज़श्ता 2 रोज से न्यूयॉर्क में मुसलसल रिकॉर्ड यौमिया हलाकतें हो रही हैं। अमेरिका की जानिब से तनकीद के बाद आलमी इदारे सेहत WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियास ने अपने इदारे के दिफा में कहा है कि आलमी वबा के बायस पैदा होने वाले बहरान को सियासी बनाने के बजाय इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। बुध को जारी होने वाले एक बयान में उन्होंने कहा कि WHO कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मसरूफ़ अमल है, इसलिए चीन और अमेरिका को मुखलिसाना क़यादत के तौर पर पेश आना चाहिए। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद और हलाकतें मुसलसल बढ़ रही हैं, कई ममालिक गौर कर रहे हैं कि इस वबा की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में नरमी की जाए। चीन में कोरोना वायरस के खात्मे के बाद वबा के मरकज बनने वाले शहर वुहान को भी मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। वुहान गुज़श्ता 76 रोज से लॉकडाउन में था, ताहम अब शहरियों को आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त है। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इटली और स्पेन में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आ रही है, ताहम माहिरीन सेहत तंबीह कर रहे हैं कि यह बहरान अभी खात्मे से बहुत दूर है। अमेरिका में बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक वो लोगों को हिदायत जारी कर रहे हैं कि जिन अफराद में कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर नहीं हुई हैं वो अपने कामों पर जा सकते हैं। ये गाइडलाइंस फ़िलहाल अहम ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ शोबजात में काम करने वालों के लिए जारी की गई हैं। उधर यूरोपीय ममालिक में इटली कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। इटली के वज़ीर आज़म ने ये ख्याल जाहिर किया है कि वो आइंदा चंद दिनों में लॉकडाउन के बरकरार रहने की मुद्दत से मुताल्लिक ऐलान कर देंगे। इटली में इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि पाबंदियों में नरमी की जाए, इंडस्ट्रियों को खोला जाए ताकि मईशत को सहारा मिल सके। अमरीकी रियासत वर्मोंट के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी हासिल करने की मुहिम ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब में साबिक नायब सदर जो बाइडन सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे। बर्नी सैंडर्स ने बुध की सुबह अपने कारकुनों को इस बात से मुत्तला किया कि वो इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट पर भी ये बुलेटिन पेश कर दिया जाता है। इसके अलावा वेबसाइट पर और यूट्यूब पर भी आप इस बुलेटिन को देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।